नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज रूस में घुसकर यूक्रेन ने पुतिन के करीबी की हत्या कर दी। सीरिया में ईरान के ठिकाने को एक बार फिर इजरायल ने निशाना बनाया। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती के फैसले पर चीन भड़क गया और कंगाल पाकिस्तान को सऊदी अरब ने कर्ज देने से फिर इनकार कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन के घर में घुसकर, उनके रूस में घुसकर बहुत बड़ा हमला किया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग जैसे रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर में एक कैफे में बम ब्लास्ट हुआ और उस बम ब्लास्ट में पुतिन और उनकी छेड़ी जंग का समर्थन करने वाले रूस के जाने माने मिलिट्री ब्लॉगर वादलेन ततार्स्की की मौत हो गई है। बम ब्लास्ट में 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस की जांच एजेंसियों का मानना है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि खासतौर पर मिलिट्री ब्लॉगर को निशाना बनाकर रूस के खिलाफ रची गई साजिश थी, इसलिए उसने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। क्योंकि भले ही बम ब्लास्ट में रूस के मिलिट्री ब्लॉगर की मौत हुई हो, लेकिन यह हमला सिर्फ उन पर नहीं था, वो तो बस मोहरा थे जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई में बलि का बकरा बन गए। माना जा रहा है कि रूस में दिन दहाड़े बम ब्लास्ट करवाकर असल में पुतिन को सीधी धमकी देने की कोशिश की गई ताकि उन्हें यूक्रेन में हथियार डालने के लिए मजबूर किया जा सके। कहा जा रहा है कि रूस के मिलिट्री ब्लॉगर वादलेन ततार्स्की को मरवाकर पुतिन को चेतावनी देने की कोशिश की गई कि वो यूक्रेन से निकल जाएं, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वादलेन ततार्स्की टेलीग्राम ऐप पर छाती पीट पीट कर यूक्रेन के खिलाफ जंग को सही ठहराते थे। उनका खुद का जन्म यूक्रेन के डॉनबास में हुआ था, लेकिन वो पुतिन के मुरीद थे। ऐसे मुरीद की 2014 की लड़ाई में वो रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना से लड़ भी चुके थे। इसी वजह से पुतिन के समर्थक को बम धमाके से उड़ाकर जिस तरह रास्ते से साफ किया गया, उसने रूस की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। और शक की सुई 26 साल की दारिया त्रेपोवा नाम की रूस की एक महिला के इर्द गिर्द घूम रही है। बम ब्लास्ट के पीछे उनका हाथ माना जा रहा है क्योंकि वो यूक्रेन की जंग के खिलाफ रही है। और एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज सामने आने के बाद रूस की जांच एजेंसियों का शक पुख्ता हो गया। कैफे के बाहर रिकॉर्ड हुए उस वीडियो में ब्राउन कोट पहने एक महिला एक डिब्बा लेकर कैफे के अंदर घुसती दिखी। कहा जा रहा है कि वो दारिया त्रेपोवा ही है जिसके कैफे में घुसने के कुछ देर बाद वहां धमाका हो गया। धमाके के बाद की तस्वीरों में सब कुछ तहस नहस नजर आया। सेंट पीटर्सबर्ग के उस कैफे में वादलेन ततार्स्की अपने कुछ समर्थकों के साथ आए थे। कैफे के अंदर से सामने आए दूसरे वीडियो में वो और उनका एक साथी एक डिब्बे से एक स्टैचू निकालते नजर आए। रूस की जांच एजेंसियों को शक है कि इसी स्टैचू में बम छिपाया गया था और माना जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में दिखी महिला के हाथ में जो डिब्बा था, वादलेन ततार्स्की को दिया गया स्टैचू उसी के अंदर था। यानी रूस के मीडिया में यह थ्योरी चल रही है कि ब्राउन कोट पहनी वो महिला डिब्बे के अंदर बम लगा स्टैचू लेकर कैफे में गई। उसने वो डिब्बा गिफ्ट बताकर वादलेन ततार्स्की को दिया और जैसे ही डिब्बे से स्टैचू निकाला गया, बम ब्लास्ट हो गया। और अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए रूस के मीडिया में 2 तस्वीरें भी चलाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पहली तस्वीर में ब्राउन कोट पहने दारिया त्रेपोवा नाम की वो महिला कैफे के अंदर दिखी। वादलेन ततार्स्की उसके पीछे खड़े नजर आए और डिब्बा टेबल पर रखा दिखा। कहा जा रहा है कि वादलेन ततार्स्की ने दारिया त्रेपोवा को अपने पास वाली सीट पर बैठने को कहा, लेकिन वो बहाना बनाकर पीछे चली गई। दारिया त्रेपोवा की एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो वादलेन ततार्स्की के थोड़ा पास खड़ी दिख रही है। कहा जा रहा है कि दारिया त्रेपोवा पिछले साल फरवरी में हिरासत में भी ली गई थी क्योंकि वो यूक्रेन के युद्ध के खिलाफ रूस में हुई एक रैली में शामिल हुई थी। इसलिए रूस की जांच एजेंसियों ने दारिया त्रेपोवा को गिरफ्तार कर लिया है। रूस की एंटी टेररिज्म कमेटी ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की स्पेशल सर्विस ने रूस में बैठे विरोधियों के साथ मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे पर हमले की प्लानिंग की। क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये वो शहर है जहां पुतिन का जन्म हुआ था और सेंट पीटर्सबर्ग के जिस कैफे में बम ब्लास्ट हुआ वो पहले पुतिन के वफादार येवगेनी प्रिगोजिन का हुआ करता था। वो येवगेनी प्रिगोजिन जो पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को चलाते हैं और वो वैगनर ग्रुप यूक्रेन की जंग में कूदा हुआ है। ऊपर से बम ब्लास्ट में जिसकी मौत हुई वो भी पुतिन के समर्थक थे। अब ये तीनों बातें महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकती, इसलिए रूस यूक्रेन पर बम ब्लास्ट करने का शक जता रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इजरायल ने सीरिया के एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। जानकारी इजरायल की सेना ने दी है। उसने दावा किया कि एक अनजान एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था जिसे शूट कर दिया गया। हालांकि उसने यह माना कि सीरिया का लड़ाकू विमान किसी तरह का खतरा पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा था और उसने सावधानी बरतते हुए उसे शूट किया। इससे पहले इजरायल ने सीरिया के होम्स प्रांत समेत कई इलाकों पर हवाई हमले कर दिए। उसने वहां सुबह सुबह कई जगहों पर बम बरसाए। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में इजरायल ने ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया और हमलों में ईरान के 2 सलाहकारों की मौत हो गई। सीरिया के 5 सैनिकों की मौत की भी खबर है। यानी इजरायल सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पहले उसने सीरिया पर बम बरसाए, फिर उसके लड़ाकू विमान को मार गिराया, जिसके बाद इजरायल और ईरान मरने मारने पर उतारू हो गए।
क्योंकि इजरायल और ईरान वैसे भी बारूद के ढेर पर बैठे हैं। दोनों के बीच जैसे हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। और अब इजरायल ने सीरिया के एयरक्राफ्ट को शूट करके आग में घी डालने का काम कर दिया है, जबकि उसकी सेना ने खुद कहा कि उस एयरक्राफ्ट से कोई खतरा नहीं था और इजरायल की सेना ने सावधानी बरतते हुए उसे मार गिराया। जिसके बाद इजरायल और सीरिया ही नहीं, इजरायल और ईरान के बीच भी तनाव बढ़ गया, क्योंकि सीरिया में इजरायल के हमलों का निशाना ईरान के ठिकाने या लड़ाकू विमान ही होते हैं। और ये बात इजरायल और ईरान मानते भी हैं, क्योंकि सीरिया में ईरान के कई सैन्य ठिकाने हैं और इजरायल को लगता है कि उसका कट्टर दुश्मन ईरान सीरिया के रास्ते इजरायल में घुसपैठ की कोशिश करता है, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम में सीरिया की सीमा इजरायल से लगती है, जहां ईरान के कई सैन्य ठिकाने होने का दावा किया गया। यही वजह रही कि इजरायल ने जैसे ही सीरिया के होम्स शहर पर हमला किया, ईरान तिलमिला उठा। होम्स सीरिया के बीचों बीच बसा शहर है। इसे 2011 में बशर अल असद सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह का केंद्र माना जाता है और इजरायल ने सीरिया के होम्स शहर की कई जगहों पर हवाई हमले किए, जिसके बाद सीरिया ने दावा किया कि उसके होम्स शहर पर हुए हमले में 5 सैनिकों की मौत हुई, जबकि ईरान ने दावा किया कि हमले में उसके 2 सलाहकार मारे गए। ईरान ने दावा किया कि इजरायल ने पिछले हफ्ते सीरिया पर 3 बार हवाई हमले किए और पूरे मार्च में उसने सीरिया में 6 बार एयर स्ट्राइक की। जिसके बाद ईरान की सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल की आतंकी हरकतों पर ईरान चुप नहीं बैठेगा, मतलब तलवारें खिंच चुकी हैं। इजरायल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले करके सीरिया में ईरान के सैन्य ठिकाने उड़ाए, जिसके बाद ईरान मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में जुट गया और सीरिया इन दोनों की लड़ाई का मैदान बन गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में सीबीआई की तारीफ करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। दिल्ली में आयोजित सीबीआई के डायमंड जुबली कार्यक्रम में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों पर हमला बोला और ताकतवर लोगों के खिलाफ की गई सीबीआई की कार्रवाई पर उसकी पीठ थपथपाई। साथ ही पीएम ने घोटालों के मुद्दे पर 2014 से पहले की यूपीए सरकार को भी निशाने पर लिया। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। इस कार्यक्रम में सीबीआई के उन अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अलग अलग मुकदमों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। उधर ईरान के मीडिया ने दावा किया कि ओमान की खाड़ी में घुसे अमेरिकी विमान को ईरान की सेना ने खदेड़ दिया। पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी में अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना ने मिलकर ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले ईरान के कई जहाज पकड़े थे। अमेरिका का आरोप है कि उन जहाजों के जरिए ईरान यमन में हूथी विद्रोहियों के लिए हथियार भेज रहा था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान अक्सर ओमान की खाड़ी के रास्ते ही हूथी विद्रोहियों तक हथियार पहुंचाता है और इसलिए वहां अमेरिका ने नजर रखने के लिए गश्त बढ़ा दी। ईरान के मीडिया का दावा है कि अमेरिका का एक टोही विमान EP-3E ईरान की हवाई सीमा में घुस आया, जिसके बाद ईरान की सेना ने उसे चेतावनी दी। ईरान के मीडिया का दावा है कि चेतावनी मिलने के बाद अमेरिका का ये टोही विमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लौट गया। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान के इस दावे की पुष्टि नहीं की गई। इधर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। लगातार हो रही बर्फबारी से वहां के कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया, जिससे कई इलाकों में ठंड बढ़ गई। मनाली से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। पेड़, मकान और पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके दिखे। वहीं बर्फबारी के बीच कुछ लोग मस्ती करते भी नजर आए। उधर फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तारीख तय हो गई, जिसके बाद रूस के मीडिया में फिनलैंड को सबक सिखाने की मांग उठने लगी। तुर्की की संसद में फिनलैंड को नेटो में शामिल करने से जुड़ा बिल पास हो चुका है और उसके नेटो का 31वां सदस्य बनने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन इस ऐलान से रूस में हड़कंप मच गया। वहां के मीडिया में यह बहस का मुद्दा बन गया, जिसमें वैसी ही भाषा का इस्तेमाल किया गया जैसी यूक्रेन के लिए इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि रूस के न्यूज चैनल ने फिनलैंड को यूक्रेन की तर्ज पर मुक्ति देने की हिमायत की। चर्चा में कहा गया कि जिस तरह से यूक्रेन को नाज़ी विचारधारा से मुक्ति दी जा रही है, वैसी ही कोशिश फिनलैंड में भी होनी चाहिए। यानी रूस के मीडिया में फिनलैंड का हश्र यूक्रेन जैसा करने की मांग उठी। चर्चा के दौरान पुतिन का नेटो से जुड़ा एक बयान भी चलाया गया, जिसमें वो नेटो के काम करने के तरीके पर बात करते दिखे और उन्होंने आरोप लगाया कि नेटो अपने विस्तार के लिए नाज़ी विचारधारा फैला रहा है। उन्होंने दावा किया कि अपने पांव फैलाने के लिए नेटो चालें चलने पर उतारू हो चुका है। Запад начинает строить новую ось наподобие той, которая была создана। मतलब पुतिन नेटो की तुलना हिटलर की सोच और काम करने के तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि तानाशाह हिटलर जोर जबरदस्ती के दम पर कुछ भी करवाने के लिए बदनाम था और पुतिन की माने तो नेटो भी वही कर रहा है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तारीख पक्की होते ही पुतिन का यह बयान चर्चा में आ गया, क्योंकि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है और वो नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है। यानी नेटो रूस के पड़ोस में पहुंचने वाला है, क्योंकि फिनलैंड और रूस करीब 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। मतलब फिनलैंड पश्चिमी यूरोप में नेटो का सबसे बड़ा ठिकाना बनने का दम रखता है। रूस के साथ सीमा साझा करने की वजह से उस पर भी अगला यूक्रेन बनने की तलवार लटक रही थी, क्योंकि खुद रूस के मीडिया में फिनलैंड को यूक्रेन की तरह मुक्ति देने की बातें कही गई, या यूं कहें कि पुतिन फिनलैंड को अगला यूक्रेन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि नेटो का विस्तार एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात होते ही पुतिन का पारा चढ़ जाता है। इसी चक्कर में उन्होंने यूक्रेन में खून की नदियां बहा दी।
और फिनलैंड तो कुछ घंटों में नेटो का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि उधर तुर्की की संसद में फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से जुड़ा बिल पास हो गया। तुर्की वो आखिरी देश था जिसकी वजह से फिनलैंड की नेटो सदस्यता पर पेच फंसा था। क्योंकि फिनलैंड ने कुर्द लड़ाकों को आतंकी का दर्जा नहीं दिया था। तुर्की को शक था कि फिनलैंड से उन्हें हथियार भी दिए जाते हैं। यही वजह रही कि एर्दोआन ने फिनलैंड से कहा कि वो उन्हें भरोसा दिलाए, और जब उन्हें यकीन हो गया कि फिनलैंड ने अपना वादा निभा दिया है तो वो मान गए। लेकिन तुर्की के इस फैसले ने पुतिन का मूड खराब कर दिया। रूस ने तो यूरोप में एक और जंग के संकेत भी देने शुरू कर दिए, यानी फिनलैंड में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि पुतिन गुस्से में है। इस बीच उत्तर यूरोप के देश फिनलैंड के चुनाव में प्रधानमंत्री सना मरीन की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। सना मरीन पिछले चुनावों में जीत के बाद फिनलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर में सना मरीन की पार्टी हार गई, जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा वाली नेशनल कोalition पार्टी ने करीब 21% वोटों के साथ चुनाव में जीत का दावा किया, जबकि सना मरीन की पार्टी 19.9% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। इधर बिहार के सासाराम में एक बार फिर धमाके की खबर सामने आई, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने वहां फ्लैग मार्च किया। सासाराम में रामनवमी के दिन निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई थीं, जिसकी वजह से वहां तनाव की स्थिति बन गई। लेकिन एक दिन की शांति के बाद एक बार फिर सासाराम में बवाल मच गया। वहां के एक इलाके में बम धमाके की खबर मिलते ही दो समुदायों के बीच फिर टकराव की स्थिति बन गई। हालांकि सुरक्षा बल के जवानों की मुस्तैदी से जल्द ही हालात काबू में आ गए। जवानों ने सासाराम के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया ताकि फिर कोई हंगामा न हो। लेकिन जिस घर में धमाके की खबर सामने आई उसके आसपास लोगों की भीड़ काफी देर तक जुटी रही। बाद में बिहार पुलिस ने ट्वीट कर धमाके की खबर को गलत बताया। पुलिस के मुताबिक वहाँ किसी ने पटाखा फोड़ा था, जिससे वहाँ बम धमाके की अफवाह फैल गई। उधर पश्चिम बंगाल के हुगली में हिंसा के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती कर दी गई। वहां एक दिन पहले रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और आरोप है कि तभी उस पर पथराव हो गया, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मामले को शांत कराया। और इसके अगले दिन हुगली के सभी इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। साथ ही पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाकर वहां से गुजरने वालों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। वहीं जिस इलाके में एक दिन पहले हिंसा भड़की थी उसके साथ कुछ दूसरे इलाकों में भी धारा 144 लागू कर दी गई। कुछ इलाके ऐसे हैं रिश्रा के जहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। एक दिन पहले हुगली के रिश्रा इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान बवाल मच गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया, जिसके बाद वहां दो समुदायों के बीच झड़प हो गई और साथ ही कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। इस बीच इटली में अंग्रेजी समेत दूसरी विदेशी भाषाओं में काम करने और बोलने पर जुर्माना लग सकता है। अंग्रेजी समेत दूसरी भाषाओं को बैन करने के लिए वहां की संसद में बिल पेश किया गया। और अगर ये बिल इटली की संसद में पास हो गया तो इसे न मानने पर 1 लाख यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 90 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये बिल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने वहां की संसद में पेश किया। उधर बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती के ऐलान के बाद रूस ने पहली बार उस जगह के बारे में बताया जहां इन हथियारों को रखा जाएगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस में रूस के राजदूत ने दावा किया कि परमाणु हथियारों को बेलारूस की पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा। यानी पुतिन का प्लान परमाणु हथियारों को नेटो के दरवाजे तक पहुंचाने का है, ताकि नेटो की गर्दन हमेशा उनके पंजे में रहे। इसीलिए उन्होंने अपने परमाणु हथियारों को बेलारूस की पश्चिमी सीमा पर तैनात करने का फैसला किया। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि बेलारूस में रूस के राजदूत ने किया, जिनके मुताबिक बेलारूस की पश्चिमी सीमा पर परमाणु हथियारों की तैनाती की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बेलारूस पश्चिम में नेटो देश पोलैंड के साथ सीमा साझा करता है, जबकि उत्तर में उसकी सीमा लिथुआनिया और लातविया से लगी है। ये दोनों भी नेटो के सदस्य देश हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि बेलारूस की पश्चिमी सीमा पर परमाणु हथियारों की तैनाती से खतरा नेटो के दरवाजे तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ऐसा करके रूस परमाणु हथियार पोलैंड के ठीक बगल में उतार देगा, जिसके बाद हमेशा इस बात का खतरा बना रहेगा कि वो बेलारूस से हमला बोलकर पोलैंड समेत कई नेटो देशों का नामो निशान मिटा सकता है। खासतौर पर उसके निशाने पर पोलैंड होगा, जो कि जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन की मदद कर रहा है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से भेजे जा रहे हथियार पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, पोलैंड ही वो पहला नेटो देश है जिसने यूक्रेन को पहला MiG-29 लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि रूस ने उसकी सीमा के पास परमाणु हथियार तैनात करने की बात कहकर सीधे सीधे उसे चेतावनी दी है। साथ ही नेटो को भी ये बता दिया कि उसके कई सदस्य देश परमाणु हमले की खतरे की जद में आ गए हैं। और अगर नेटो ने यूक्रेन की मदद करनी बंद नहीं की तो फिर उसके सदस्य देशों को विनाश से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि रूस ने दावा किया कि वो 1 जुलाई तक बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर देगा। जिसके बाद अगर यूक्रेन की जंग में उसे हार देखनी पड़ी तो रूस परमाणु हमला भी बोल सकता है। खुद पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने अमेरिका समेत यूरोप के देशों को ये चेतावनी दी। इसके साथ ही लुकाशेंको ने पुतिन से बेलारूस में इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार करने वाली मिसाइलें तैनात करने की अपील भी की। यानी लुकाशेंको चाहते हैं कि पुतिन की मिसाइलों की जद में अमेरिका भी आ जाए,
क्योंकि उसी की अगुवाई में पश्चिमी देश जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया की खबर के मुताबिक चीन परमाणु हथियारों की तैनाती के पुतिन के फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया। कुछ रोज पहले ही पुतिन ने ऐलान किया था कि वो जल्द बेलारूस में परमाणु हथियारों को तैनात करेंगे, जिसके बाद इस बात की आशंका तेज हो गई कि यूक्रेन के साथ जंग में वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पुतिन के इस ऐलान के बाद अमेरिका ने खुलकर इसका विरोध किया। इसके साथ ही नेटो ने भी पुतिन के इस कदम पर चिंता जताई, लेकिन पुतिन ने किसी की एक न सुनी और कहा जा रहा है कि वो बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती करके रहेंगे। लेकिन अब पुतिन के दोस्त चीन ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के प्रतिनिधि ने साफ कर दिया कि शी जिनपिंग पुतिन के परमाणु प्लान के साथ नहीं है। यानी जंग के बीच पुतिन को उनके सबसे बड़े दोस्त ने ही तगड़ा झटका दे दिया, जो कि अब तक रूस की मदद करके अमेरिका और यूरोप के देशों के लगाए गए बैन के असर को कम कर रहा था। इतना ही नहीं, जंग शुरू होने के 1 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी चीन ने कभी यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध नहीं किया। लेकिन अब लग रहा है कि चीन को भी पुतिन के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जंग आगे बढ़ने के साथ ही पुतिन परमाणु हमले की तरफ एक एक कदम बढ़ाते जा रहे हैं। पहले उन्होंने लगातार यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को परमाणु हमले का डर दिखाया, उसके बाद अब उन्होंने परमाणु हथियारों की तैनाती का ऐलान भी कर दिया। माना जा रहा है कि पुतिन को जंग में हार मिली तो वो परमाणु हमले से भी नहीं चूकेंगे। इसी वजह से चीन ने यह साफ कर दिया कि वो परमाणु हथियारों की तैनाती के मुद्दे पर रूस के साथ नहीं है। इतना ही नहीं, चीन ने यह भी कह दिया कि पुतिन को अपने इस फैसले से पीछे हट जाना चाहिए ताकि विश्व युद्ध छिड़ने से रोका जा सके। इधर जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा में कटौती की गई। पंजाब सरकार ने सिद्धू की सुरक्षा Z+ से घटाकर Y+ कर दी, जिसके लिए सुरक्षा रिव्यू कमेटी की मीटिंग में चर्चा हुई और उसके बाद मान सरकार ने सिद्धू की सुरक्षा में कटौती का फैसला किया, जिसके तहत अब सिद्धू की सुरक्षा में 25 की बजाय सिर्फ 12 सुरक्षाकर्मी ही तैनात रहेंगे। उधर चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने जापान में अपने एयरबेस पर F-35 विमानों का नया बेड़ा तैनात कर दिया। यह दावा यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने किया और अमेरिका की वायुसेना के एक बड़े अधिकारी के बयान के आधार पर जानकारी दी और दावा किया कि अमेरिका के F-35 विमानों का नया बेड़ा जापान के कदेना एयरबेस पहुंच चुका है। कदेना एयरबेस जापान में अमेरिका का एयरबेस है, जहां उसने पहले से तैनात F-15 विमानों की जगह ली। वैसे तो अमेरिका के ये दोनों लड़ाकू विमान दुश्मन को मजा चखा सकते हैं, लेकिन स्टेल्थ तकनीक समेत बेहतरीन नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम F-35 विमानों को बेहतर बना देता है, जो कदेना में तैनात बाकी लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर काम करेंगे। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि अमेरिका के F-35 विमान अलास्का से जापान के ओकिनावा प्रांत के कदेना एयरबेस पहुंचे और वहां युद्ध अभ्यास की तैयारियों में जुट गए। मतलब ये कि चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि उसने अपने लड़ाकू विमानों का बेड़ा प्रशांत महासागर के उस हिस्से में भेजा जहां उसकी वायुसेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा यानी 18वीं विंग तैनात है। जापान के ओकिनावा प्रांत में बने कदेना एयरबेस को कीस्टोन ऑफ पैसिफिक भी कहा जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति है, जो इसका रणनीतिक महत्व बढ़ा देती है, क्योंकि चीन के समुद्री तट से कदेना एयरबेस सिर्फ 650 किलोमीटर दूर है और इस एयरबेस पर अमेरिका और जापान के करीब 20,000 सैनिक तैनात हैं, जिनकी ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका लगातार वहां शक्तिशाली लड़ाकू विमानों का बेड़ा भेज रहा है। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि बहुत जल्द वहां से 48 F-15 विमानों को हटा लिया जाएगा और उनकी जगह F-35 विमानों को तैनात कर दिया जाएगा। हालांकि इस बार उसने कितने F-35 विमान भेजे इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन खबर उड़ी कि 12 F-35 विमानों को कदेना में लैंड करते देखा गया। प्रशांत महासागर में ये सारी हलचल चीन की चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि अमेरिका लगातार इंडो पैसिफिक रीजन में सक्रिय है। कुछ दिन पहले ही उसका युद्धपोत साउथ चाइना सी में घुस गया था और अब वो जापान में अपने एयरबेस पर ताकत बढ़ा रहा है। इस बीच प्लेबॉय मैगजीन के कवर पर फ्रांस की एक मंत्री की तस्वीर छपने से वो विरोधियों के निशाने पर आ गई। फ्रांस की सरकार में मंत्री मार्लिन शेपा ने कवर पिक्चर के अलावा प्लेबॉय मैगजीन को एक इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उस इंटरव्यू की उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी प्लेबॉय मैगजीन के कवर पर छपी उनकी तस्वीर की हुई। प्लेबॉय मैगजीन के कवर पर छपी मार्लिन शेपा की तस्वीर के बहाने उनके विरोधियों ने उन पर जमकर हमला बोला। फ्रांस में विपक्ष के कुछ नेताओं ने तो इसे फ्रांस के लोगों का अपमान तक बता दिया। हालांकि फ्रांस की मंत्री ने इसे महिलाओं की आजादी से जुड़ा मुद्दा बताते हुए विरोधियों पर पलटवार किया। उधर ईरान में हिजाब के विरोध में आंदोलन भले ही थम गया हो, लेकिन महिलाओं पर ज्यादती अब भी बंद नहीं हुई। हिजाब के मुद्दे पर ईरान की सरकार महिलाओं को रत्ती भर भी आजादी देने के मूड में नहीं है। ईरान से आए एक वीडियो ने वहां की सरकार के जुल्मों की पोल खोलकर रख दी और ये साफ कर दिया कि ईरान में महिलाएं खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं।
हिजाब न पहनने पर एक शख्स ने 2 महिलाओं पर दही का डिब्बा उड़ेल दिया। एक किराने की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई, जहां 2 महिलाएं खरीदारी करने पहुंची थी। दोनों में एक महिला ने हिजाब पहना हुआ था, जबकि दूसरी ने मास्क लगाकर चेहरा ढका हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक आदमी दुकान में घुसकर दोनों महिलाओं से बहस करता दिखा। उसने दुकान में रखा दही का डिब्बा लिया और उन महिलाओं के सिर पर उलट दिया। तभी दुकानदार उस आदमी की तरफ दौड़ता हुआ दिखा और ऐसा लगा कि दुकानदार को भी उस आदमी की ये हरकत बहुत खराब लगी। लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं कि 2 महिलाओं पर हमला किया गया, खबर तो यह है कि इस घटना के बाद पुलिस ने महिलाओं को ही दोषी मान लिया और घटना की जांच करने के बाद दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब यह कि जिन महिलाओं पर हमला हुआ वो ईरान की पुलिस के लिए पीड़ित नहीं बल्कि दोषी बन गई। ईरान की इस घटना का वीडियो जब पूरी दुनिया में फैला तो वहां की सरकार को भी बयान देना पड़ा, लेकिन ईरान की सरकार के बयान में महिलाओं के लिए हमदर्दी वाला कोई शब्द नहीं था, बल्कि सरकार ने साफ कहा कि हिजाब पर ईरान की सरकार किसी कीमत पर नहीं झुकेगी। सरकार के मुताबिक महिलाओं के लिए वहाँ हिजाब पहनना कानूनन जरूरी है, जिसमें किसी को भी रियायत नहीं दी जा सकती। मतलब ये कि हिजाब पर महीनों तक गृह युद्ध झेल चुके ईरान की जिद जरा भी कम नहीं हुई। इधर दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में बसे देश पापुआ न्यू गिनी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर वहां आए भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई, जिसकी वजह से पापुआ न्यू गिनी के लोग दहशत में आ गए। भूकंप के झटके पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोर्सबी से 715 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में महसूस किए गए। भूकंप जमीन के नीचे करीब 80 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसकी जानकारी USGS यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने दी। हालांकि भूकंप की वजह से वहां किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस की राजधानी मॉस्को को हमले से बचाने के लिए पुतिन वहां S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात करने जा रहे हैं। मॉस्को की सुरक्षा के लिए वहां पहले ही कई S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा चुके हैं। लेकिन अब खबर है कि मॉस्को को बचाने के लिए पुतिन अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक डिफेंस सिस्टम को मैदान में उतारने जा रहे हैं। रूस का ये S-500 डिफेंस सिस्टम इतना घातक है कि इससे निकली मिसाइलें पलक झपकते ही दुश्मन को हवा में ढेर कर देती हैं। रूस का दावा है कि S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती के बाद उसकी मर्जी के बगैर परिंदा भी मॉस्को के आसमान में पर नहीं मार पाएगा। खबर के मुताबिक S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रात के अंधेरे में भी बेहद सटीक तरीके से दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखता है और इसमें लगे रेडार इतने शक्तिशाली हैं कि छोटे से छोटा टारगेट भी आसानी से पहचान लेते हैं। दावा है कि S-500 डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर दूर तक वार करके दुश्मन को ढेर कर सकता है और इसीलिए अब इसे मॉस्को की सुरक्षा करने के लिए उतारा जा रहा है, क्योंकि पिछले कई महीनों में रूस के शहरों पर ड्रोन हमले बढ़े हैं और इन ड्रोन हमलों के पीछे यूक्रेन का ही हाथ बताया गया, जिसके बाद रूस ने मॉस्को की किलेबंदी शुरू कर दी, क्योंकि उसे इस बात का डर सताने लगा कि कहीं यूक्रेन से छोड़े गए ड्रोन मॉस्को तक पहुंचकर हमला न बोल दें। ऐसा इसलिए क्योंकि फरवरी के महीने में ही रूस के एक ऐसे शहर पर वार हुआ था जो मॉस्को के बेहद करीब था। तब ड्रोन से रूस के कोलोमना शहर पर हमला किया गया था। हालांकि ड्रोन हमले से पहले ही गिरकर नष्ट हो गया था, लेकिन कोलोमना शहर तक ड्रोन के पहुंच जाने ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि कोलोमना शहर रूस की राजधानी मॉस्को से सिर्फ 109 किलोमीटर दूर है। यानी एक तरह से देखें तो यूक्रेन का ड्रोन मॉस्को तक ही पहुंच गया था और इसी वजह से पिछले महीने मॉस्को में एक साथ 5 जगहों पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए थे। और तब रूस ने यह दावा किया था कि उसकी राजधानी किले में बदल गई है, लेकिन लगता है कि रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमलों का खौफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में S-400 तैनात करने के बाद अब वो मॉस्को में उससे भी खतरनाक डिफेंस सिस्टम उतारने वाला है, क्योंकि खबर है कि यूक्रेन भी अपने ड्रोन की ताकत को धार देने में जुटा है। यूक्रेन के पास सोवियत संघ के दौर के ड्रोन काफी संख्या में और लंबी दूरी की मिसाइलों की कमी की वजह से यूक्रेन ऐसे ड्रोन पर ज्यादा निर्भर है जो दूर तक उड़ान भरकर हमला बोल सकें। इसी वजह से वो अपने पास मौजूद ड्रोन में बदलाव करके उनकी क्षमता भी बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि इसी से निपटने के लिए रूस ने भी ज्यादा ताकतवर S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मॉस्को में तैनात करने का फैसला किया है, क्योंकि इसकी रेंज 600 किलोमीटर है, जबकि यूक्रेन की सीमा से मॉस्को की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। यानी इससे निकली मिसाइल यूक्रेन से उड़ान भरते ही ड्रोन को ढेर कर सकती है। इधर दिल्ली में IPL मैचों की वजह से दिल्ली मेट्रो ने आखिरी ट्रेन का समय बढ़ा दिया। ये नियम दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर लागू होगा और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले IPL मैचों के दिन मेट्रो तय समय सीमा से 45 मिनट देर तक चलेगी। यानी मैच खत्म होने के बाद दर्शक मेट्रो के जरिए लौट सकेंगे। उधर आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान में सालाना महंगाई दर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च में पाकिस्तान में महंगाई दर पिछले साल के मुकाबले 35.37% पर पहुंच गई,
जिसके बाद कर्ज देने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान को मदद मिलने के आसार और भी कम हो गए। पाकिस्तान खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए IMF का मुंह ताक रहा है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह चरमराई हुई है कि IMF उसे कर्ज देने से कतरा रहा है। ऊपर से अब खाने पीने की चीजों, खाने का तेल और बिजली के बढ़ते दाम की वजह से महंगाई ने पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बीच पाकिस्तान की कंगाली की वजह से वहां की 30 मोबाइल कंपनियां बंद हो गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इन कंपनियों को पिछले कई महीनों से कच्चा माल नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान इस हालत में नहीं कि वो दूसरे देशों से सामान इंपोर्ट कर सके। उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में पाकिस्तान चाहकर भी अपनी फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल नहीं मंगवा सकता। वो इन दिनों सिर्फ बेहद जरूरी चीजें ही विदेश से मंगवा रहा है। इस वजह से पाकिस्तान की कई फैक्ट्रियों की हालत अब ये हो गई है कि अब वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएंगी। इस कंगाली का सबसे बड़ा असर मोबाइल कंपनियों पर पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर दक्षिण कोरिया, चीन और वियतनाम से मोबाइल फोन को बनाने में लगने वाली चीजें मंगवाता है। लेकिन पिछले कई महीनों से कच्चे माल की ऐसी कमी हो गई कि 30 मोबाइल कंपनियों पर ताले लटक गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि लगातार कई कंपनियों के बंद होने से वहां बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। यानी जिस समस्या से पाकिस्तान पहले से ही जूझ रहा है वो बेकाबू होती जा रही है। वहां की 30 मोबाइल कंपनियों के बंद होने से 20,000 से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गईं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इन कंपनियों ने अप्रैल महीने का आधा वेतन देकर अपने कर्मचारियों की छुट्टी कर दी है। इसी तरह वहां की कई दूसरी फैक्ट्रियां भी बंद होने के कगार पर हैं। मतलब पाकिस्तान में बेरोजगारों की संख्या कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। इस स्थिति के लिए लोग अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही खाने पीने की चीजों के लिए कोहराम मचा है। वहाँ महंगाई आसमान पर है। ऐसे में जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है वो कहीं के नहीं रहेंगे। वहीं पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक पाई पाई के लिए मोहताज हो चुका पाकिस्तान अब अपने 3 बड़े हवाई अड्डे बेचने जा रहा है। खबर है कि इसके लिए पाकिस्तान ने पश्चिम एशिया के देश कतर से बातचीत भी शुरू कर दी है, ताकि अपने एयरपोर्ट बेचकर उसे कतर से डॉलर मिल सकें, जिसकी पाकिस्तान को इस वक्त सख्त जरूरत है, क्योंकि उसकी IMF से लोन पाने की आस पूरी होती नहीं दिख रही, जबकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खाली होता जा रहा है। खबर के मुताबिक कंगाली के इस दौर से कुछ दिनों की राहत के लिए पाकिस्तान ने अब अपने 3 बड़े एयरपोर्ट बेचने का फैसला किया है। वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के हवाई अड्डों का संचालन कतर के हाथों में सौंप सकता है, जिससे उसे एक झटके में बड़ी रकम मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल वो जरूरी चीजें खरीदने में कर पाएगा। हालांकि डील के बाद पाकिस्तान के तीनों हवाई अड्डों से होने वाली कमाई कतर की जेब में जाएगी। खबर है कि कतर के साथ साथ पाकिस्तान UAE से भी इसके लिए बातचीत कर रहा है। उधर आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम हो चुके पाकिस्तान को और कंगाल बनाने के लिए चीन ने नया प्लान बना लिया। खबर है कि पाकिस्तान और चीन के बीच बंद पड़ा कारोबार फिर से शुरू होगा। 2019 से ही चीन और पाकिस्तान के बीच होने वाला व्यापार लगभग चौपट था, जिसके पीछे कोरोना से जुड़ी बंदिशों को वजह बताया गया था। 2019 में जब दुनिया कोरोना वायरस का नाम सुन ही रही थी, उसी वक्त चीन और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर बंद कर दिया गया था। व्यापार बंद होने का चीन पर तो कुछ खास असर नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के लाखों व्यापारी घुटनों पर आ गए थे। पूरी दुनिया ने कोरोना वायरस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार शुरू नहीं हुआ। माना जाता है कि चीन ने खुद ही पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए व्यापार से जुड़ी बंदिशें खत्म नहीं की। पाकिस्तान की तरफ से बार बार अपील किए जाने के बाद भी चीन ने व्यापार शुरू नहीं किया। और अब करीब 3.5 साल के बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने का फैसला किया। पाकिस्तान ये मानकर चल रहा है कि चीन के साथ व्यापार शुरू होने से उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के बोझ तले और दबाने का प्लान बनाया है। पाकिस्तान और चीन के बीच ये कारोबार CPEC के रास्ते किया जाएगा। इस फैसले पर चीन और पाकिस्तान की सरकारों ने भी मोहर लगा दी। माना जा रहा है कि बहुत जल्द चीन और पाकिस्तान के बीच ये कारोबार शुरू भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी आफत पाकिस्तान की ये है कि उसके पास चीन को भेजने के लिए कोई सामान नहीं है, क्योंकि उसके ज्यादातर कारखाने पिछले कुछ महीनों से ठप पड़े हैं। दूसरी तरफ चीन से कुछ इंपोर्ट करने के लिए उसके पास विदेशी मुद्रा भी नहीं है। माना जा रहा है कि चीन के साथ फिर से शुरू हुआ कारोबार पाकिस्तान को और बेहाल कर देगा। वहीं पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर सऊदी अरब ने पानी फेर दिया। मिस्र और लेबनान जैसे देशों को भी सऊदी अरब ने आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया। दशकों से सऊदी अरब आर्थिक संकट में फंसे मुस्लिम देशों का मसीहा बनता रहा है और मुस्लिम देशों को आर्थिक मदद के तौर पर बिना शर्त मोटी रकम देता रहा है। मतलब ये कि जिस भी देश पर कोई आर्थिक संकट आया, सऊदी अरब ने उसकी खाली झोली भर दी। पाकिस्तान को उम्मीद ये थी कि इस बार भी सऊदी अरब उसे भीख देकर उसकी मुसीबत का अंत कर देगा, लेकिन इस बार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। सऊदी अरब ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो किसी भी देश को बिना शर्त कोई मदद नहीं देने वाला। मतलब ये कि अपनी आर्थिक नीति में सऊदी अरब बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। सऊदी अरब ने पिछले कुछ सालों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारी भरकम निवेश किया है और सऊदी अरब में नए उद्योग धंधे लगाने पर भी निवेश कई गुना बढ़ाया है। लेकिन वो मुसीबत में फंसे मुल्कों की मदद करने से साफ इनकार कर रहा है। वो भी तब जब यूक्रेन में चल रही जंग के कारण उसकी अर्थव्यवस्था को तगड़ा मुनाफा हुआ है।
क्योंकि कच्चे तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश सऊदी अरब जंग के बाद से ही आर्थिक नीति बदलने में लगा है। जंग शुरू होते ही कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के लिए ये वक्त तगड़ा मुनाफा कमाने वाला रहा। पिछले साल सऊदी अरब का बजट सरप्लस 2800 करोड़ डॉलर रहा, यानी भारतीय रुपयों में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए। अगर किसी देश की कमाई उसके खर्च से ज्यादा हो तो उसे बजट सरप्लस कहते हैं, और इतना बड़ा बजट सरप्लस किसी भी देश की समृद्धि की निशानी है। ऊपर से ये मुनाफा सऊदी अरब ने उस वक्त कमाया जब आधी से ज्यादा दुनिया आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी दिख रही थी। लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ठीक उसी वक्त अपनी आर्थिक नीति में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। यूक्रेन जंग के दौरान हुई कमाई का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने कुछ बड़ी योजनाओं पर काम शुरू कर दिया, जिनके जरिए वो कच्चे तेल पर सऊदी अरब की निर्भरता को कम कर सकें। यह भी साफ हो गया कि प्रिंस के प्लान में न तो पाकिस्तान के लिए जगह है और न ही मिस्र या लेबनान के लिए। ये सभी वो मुस्लिम देश हैं जो इस वक्त आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों के सामने तो भूख से मरने की नौबत है, लेकिन सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि मजहब के नाम पर किसी को मदद देने की नीति अब खत्म हो चुकी है। मतलब यह कि पाकिस्तान का मजहब वाला कार्ड अब कभी नहीं चलेगा। पाकिस्तान पिछले 6 महीने में 8 बार सऊदी अरब से कर्ज की भीख मांग चुका है, लेकिन सऊदी अरब के रुख में नरमी नहीं आई। उधर अमेरिका में व्हाइट हाउस की तरफ से साफ किया गया कि वो ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए भुगतान नहीं करेगा। व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और दफ्तर है, जहां सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि अगर कोई कर्मचारी अपने ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक चाहता है तो व्हाइट हाउस उसका भुगतान नहीं करेगा। ये खर्चा उस कर्मचारी को खुद उठाना होगा। 2 दिन पहले यानी 1 अप्रैल से ट्विटर पर ब्लू टिक की मुफ्त सेवा पूरी तरह खत्म की जा चुकी है। इस बीच खबर है कि चीन कंबोडिया में बने अपने सैन्य अड्डे की ताकत बढ़ा रहा है। कंबोडिया में चीन का दूसरा विदेशी सैन्य अड्डा है, जिसे वो इंडो पैसिफिक रीजन में चालें चलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन कंबोडिया के रीम नेवल बेस में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ये बेस दक्षिण पूर्व एशिया के देश कंबोडिया के सिहानुक्विल प्रांत में है और ये थाईलैंड की खाड़ी के पास है। यानी रीम नेवल बेस उस खाड़ी के पास है जो साउथ चाइना सी, कंबोडिया और थाईलैंड से जुड़ी है, और इसी वजह से चीन का ये सैन्य बेस इंडो पैसिफिक रीजन में उसका दखल बढ़ा देगा, या यूं कहें कि उसकी सेना की शक्ति बढ़ा देगा। हालांकि चीन ने कभी खुलकर इस बात को नहीं माना, लेकिन अमेरिका ने पिछले साल ही यह दावा कर दिया था कि अफ्रीकी देश जिबूती के बाद चीन कंबोडिया में सैन्य अड्डा बना रहा है, जिसके लिए उसने कंबोडिया से चोरी छिपे डील कर ली है। और अब यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने कंबोडिया के रीम नेवल बेस में रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए कंबोडिया की सरकार ने पहले चीन को 157 हेक्टेयर जमीन दी और अब उसने फिर से रीम नेवल बेस के पास उसे 30 हेक्टेयर जमीन दी है। यानी कंबोडिया में चीन की सेना फैलती जा रही है। वैसे चीन और कंबोडिया के रिश्ते पहले से अच्छे हैं। दोनों देशों ने कुछ दिन पहले ही ज्वाइंट एक्सरसाइज भी की थी। मतलब कंबोडिया में चीन के सैन्य अड्डे की मौजूदगी इंडो पैसिफिक रीजन में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि अफ्रीकी देश जिबूती के बाद चीन ने विदेश में अपना दूसरा सैन्य अड्डा कंबोडिया में बनाया। इधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौजूद अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बिजली गिरने का एक वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 1776 फीट ऊंची वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग पर बिजली गिरती नजर आई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में रोशनी फैल गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वहां तूफान आया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का सपना टूट गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लगातार चौथी बार उसका हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण फेल हो गया। जबकि कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका ने रूस और चीन को सबक सिखाने के लिए घातक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की हुंकार भरी थी। पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया था कि अमेरिका जल्द ही ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को मैदान में उतारेगा जो दुश्मन की मिसाइलों का काल साबित होंगी। मतलब बाइडेन ऐसी ताकत हासिल करने में जुटे थे जिससे कि वो रूस और चीन दोनों को चारों खाने चित कर सके। लेकिन लगातार टेस्ट में नाकाम रहने की वजह से अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का सपना टूटता दिख रहा है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का चौथी बार हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण फेल हो गया, जिससे उससे बड़ा झटका लगा। हालांकि पिछले साल दिसंबर में अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। उस दौरान मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा की स्पीड हासिल करने में कामयाब भी हुई थी। लेकिन उसके बाद जितने भी परीक्षण किए गए वो फेल हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस बार अमेरिका ने कैलिफोर्निया के तट से हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183A का परीक्षण किया था, लेकिन टेस्ट के दौरान मिसाइल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। असल में रूस और चीन से बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिका लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा था, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद घातक मानी जाती है। इसकी रफ्तार आवाज से 5 गुना ज्यादा होती है। रडार भी इसे पकड़ नहीं पाता है, इसी वजह से इससे बचना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाता है। इधर दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। हालांकि सुबह कारोबार शुरू होते वक्त बाजार लाल निशान पर खुला। लेकिन बैंकिंग, मेटल और ऑटो के शेयरों में तेजी की वजह से नए वित्त वर्ष के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ।
कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स 115 अंक उछलकर 59,106 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 38 अंक चढ़कर 17,398 पर बंद हुआ। इस बीच चेचनिया के प्रमुख और पुतिन के वफादार कमांडर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन युद्ध के लिए लड़ाकों की नई फौज भेज दी, जिसका एक वीडियो रूस के सरकारी टीवी की ओर से जारी किया गया, जिसमें रमजान कादिरोव अपने सैनिकों के साथ खड़े दिखे और सभी के हाथों में आधुनिक हथियार नजर आए। लड़ाकों को यूक्रेन रवाना करने से पहले उन्होंने उनका हौसला भी बढ़ाया। इसके बाद 2,500 लड़ाकों की ये टुकड़ी गोला बारूद और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ यूक्रेन रवाना हो गई, जो अब रूस की सेना के साथ यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जेलेंस्की की फौज से मोर्चा लेगी। कादिरोव और उनके लड़ाकों ने जंग में शुरुआत से ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटों को भी युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए यूक्रेन के मैदान में उतार दिया था और पिछले साल ही इसका वीडियो भी सामने आया था। और इसी कड़ी में उन्होंने अब खूंखार सैनिकों की एक और टुकड़ी हथियारों के साथ यूक्रेन भेज दी। इधर हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क जरूरी कर दिया गया। वहां के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नई गाइडलाइंस जारी की और बताया कि सार्वजनिक जगहों पर 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर मास्क पहनना जरूरी होगा। मास्क पहनना है, हाथ धोना है बार बार, ये जरूर सारे पालन करें। ये फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया। हरियाणा में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 724 है। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुड्डू मुस्लिम का मेरठ से एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। इस वारदात को अंजाम देने के लिए के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम फरार है और यूपी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। इस बीच उसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें वो मेरठ में गैंगस्टर अतीक अहमद के बहनोई अखलाक के घर जाता दिखा। ये वीडियो 5 मार्च का बताया जा रहा है, जिसमें गुड्डू मुस्लिम काली टोपी और काले रंग की शर्ट पहने दिखाई दिया। मतलब 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई, उसके करीब 10 दिन बाद वो पुलिस से बचते बचाते अखलाक के घर पहुंच गया, जहां वो अखलाक समेत दूसरे घर वालों से मिला और उनसे बातचीत करता नजर आया। इसके बाद वो एक कमरे में चला गया। हालांकि जब तक एसटीएफ को इस बात की खबर मिली तब तक वो वहां से फरार हो चुका था। लेकिन बाद में एसटीएफ ने इस मामले में अतीक अहमद के रिश्तेदार अखलाक को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं गुड्डू मुस्लिम की तलाश में कई जिलों में छापेमारी जारी है और पुलिस से बचने के लिए वो भागा भागा फिर रहा है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में उसके अलावा गैंगस्टर अतीक अहमद को भी आरोपी बनाया गया है, जो उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। ये मामला 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल के अपहरण से जुड़ा था, जो बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह था। राजू पाल की हत्या 5 जनवरी 2005 को हुई थी। इस बीच उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको में एक हॉट एयर बलून में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो उड़ान भरने वाला था। तभी उस हॉट एयर बलून में आग लग गई और उसमें मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई से कूद पड़े। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची बुरी तरह घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ताइवान चीन के खेमे में मौजूद प्रशांत महासागर में बसे देश माइक्रोनेशिया को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गया है। मतलब ताइवान चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी में है, क्योंकि 26 मार्च को मध्य अमेरिकी देश हॉन्डुरस ने ताइवान से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे, जो दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल था जो ताइवान के वजूद को मानते हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन ने हॉन्डुरस को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया। असल में हॉन्डुरस की अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब है, जिसका फायदा उठाते हुए चीन ने उसे भारी भरकम कर्ज देने का लालच दिया। और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से हॉन्डुरस ने ताइवान का साथ छोड़कर चीन का दामन थाम लिया। मतलब हॉन्डुरस ने ताइवान से रिश्ता तोड़कर चीन से अपने राजनयिक संबंध जोड़ लिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसके बाद ताइवान ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए प्रशांत महासागर में बसे देश माइक्रोनेशिया को अपने पाले में करने की चाल चल दी, जो अब तक चीन के खेमे में है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि माइक्रोनेशिया चीन से रिश्ता तोड़कर ताइवान को मान्यता देने के लिए पाला बदलने की तैयारी कर रहा है और इसीलिए ताइवान भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक माइक्रोनेशिया को अपने पाले में करने के लिए ताइवान ने उसे $50 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 400 करोड़ की मदद दी है। इसके अलावा ताइवान ने उसे हर साल $15 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 120 करोड़ देने का वादा भी किया है। यानी ताइवान भी चीन की उसी कर्ज नीति का सहारा लेकर अपने दोस्तों की संख्या बढ़ा रहा है, ताकि चीन के खिलाफ वो और मजबूत हो सके। इसीलिए ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका समेत कई देशों की यात्रा पर है। वो मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला और बेलीज का भी दौरा करेंगी, जो ताइवान के करीबी देशों में शामिल हैं। इस बीच फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन चलाने वाले मैकडॉनल्ड्स ने अमेरिका में मौजूद अपने दफ्तरों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने यह सूचना दी कि आने वाले दिनों में कर्मचारियों की संख्या कम की जा सकती है।
यानी उसमें काम करने वाले हजारों कर्मचारियों पर छटनी की तलवार लटक रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैकडॉनल्ड्स अपने बुनियादी ढांचे में बदलाव की कोशिश में है और इसीलिए वो बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को हटा सकता है। मैकडॉनल्ड्स के दुनिया भर में करीब 17 लाख कर्मचारी हैं। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ लड़ाई में एक खतरनाक बम उतार दिया। JDAM यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन नाम के ये बम यूक्रेन को पिछले महीने ही अमेरिका से मिले हैं और दावा है कि यूक्रेन की फौज ने अब रूस की सेना पर इन बमों को बरसाना भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनके जवानों ने JDAM बम की मदद से रूसी सेना के कई अहम ठिकानों को बर्बाद कर दिया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि रूसी सेना पर ये हमले यूक्रेन के किस इलाके में किए गए, लेकिन यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाकू विमानों से दागे जाने वाले JDAM बम बेहद सटीक होते हैं। इन्हें GPS की मदद से कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से ये निशाना नहीं चूकते। JDAM बम के जरिए 28 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को भी ढेर किया जा सकता है। ऐसे में अगर यूक्रेन का ये दावा सही हुआ तो आने वाले दिनों में रूसी सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इधर अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नाम की एजेंसी के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सबसे लोकप्रिय नेता माना गया। इस सर्वे में भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं की लोकप्रियता से जुड़ी जानकारी जुटाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 76% रही, यानी वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने गए। वहीं इस सर्वे में दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति रहे, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 41% अप्रूवल रेटिंग के साथ छठे नंबर पर रहे। उधर अमेरिका में हिंदू धर्म के खिलाफ कट्टरता का विरोध करने वाले एक कानून को पारित कर दिया गया। ये बिल वहां के जॉर्जिया प्रांत की असेंबली ने पास किया। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका में हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं और आरोपों के मुताबिक वहां के कुछ संगठन जानबूझकर हिंदू समुदाय से जुड़ी चीजों और लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसीलिए अमेरिका के जॉर्जिया राज्य की असेंबली में इन घटनाओं के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में हिंदू धर्म और हिंदू समुदाय की खूब तारीफ की गई। प्रस्ताव में लिखा गया कि हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में है, जिसकी मौजूदगी दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में है। ये भी लिखा गया कि हिंदू धर्म दुनिया को विविधता, परस्पर सम्मान और शांति की सीख देता है। प्रस्ताव में उन कट्टरपंथियों को निशाना बनाया गया जो हिंदू धर्म के खिलाफ अमेरिका में जहर फैलाने की कोशिश में लगे हैं। और हिंदू धर्म के विरोधियों के खिलाफ इस तरह का बिल पास करने वाला जॉर्जिया अमेरिका का पहला राज्य बन गया। जॉर्जिया की असेंबली में पास हुए इस बिल में हिंदू समुदाय के लोगों की भी खूब तारीफ की गई और ये माना कि अमेरिका की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि में अमेरिकी हिंदू समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। खासतौर पर हेल्थ, साइंस, इंजीनियरिंग, IT और फाइनेंस समेत कई सेक्टर ऐसे हैं जिनमें हिंदू समुदाय काफी आगे है। दूसरी तरफ योग, आयुर्वेद, संगीत और कला में भी अमेरिका ने हिंदू समुदाय का योगदान माना। खासतौर पर यह बिल अमेरिका में हिंदू समुदाय से नफरत करने वालों के खिलाफ है। जॉर्जिया के अलावा अमेरिका के कुछ और राज्यों में भी अमेरिकी हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत से जुड़े हिंसा के मामले दर्ज किए गए हैं। माना जा रहा है कि जॉर्जिया में पेश हुआ बिल इस मामले में एक नई शुरुआत करेगा। इधर केरल के कोषिकोड में 3 लोगों को जिंदा जलाने वाले आरोपी की तलाश तेज कर दी गई। पुलिस ने चलती ट्रेन में इस वारदात को अंजाम देने वाले की तस्वीर जारी की, जिससे आरोपी की पहचान हो सके और उसे जल्द पकड़ा जा सके। रेलवे के मुताबिक आलपुषा कन्नूर एक्सप्रेस में सीट पर बैठने को लेकर हुए झगड़े में एक आदमी ने पेट्रोल डालकर 3 लोगों को जला दिया। आग की वजह से आसपास के 8 और यात्री झुलस गए। अफरा तफरी के बीच आरोपी फरार हो गया। इस घटना के बाद एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी फोन पर बात करता हुआ दिखा। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने उसकी तस्वीर जारी की। इस बीच बंगाल की खाड़ी में भारत की सीमा के पास चीन का एक जासूसी जहाज देखा गया। भारतीय नौसेना के मुताबिक चीनी जहाज ओडिशा के पारादीप से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यानी वो जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में खड़ा है ताकि उसे वहां से खदेड़ा नहीं जा सके। हालांकि बंगाल की खाड़ी में चीनी जहाज यांगशी U-760 के गश्त करने की वजह से भारतीय नौसेना अलर्ट पर है और उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि चीन इस जासूसी जहाज से बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों की गहराई और दूसरी जानकारी इकट्ठा करने के इरादे से वहां पहुंचा है, जिसका इस्तेमाल वो भविष्य में समंदर के उस इलाके में अपनी पनडुब्बियों को तैनात करने में कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का जासूसी जहाज यांगशी U-760 आधुनिक तकनीक से लैस है और दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपने इस ताकतवर जासूसी जहाज को बांग्लादेश के कहने पर बंगाल की खाड़ी में भेजा है। कुछ महीने पहले ही भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा विवाद को सुलझाया गया था, जिसके बाद से ही बांग्लादेश चीन की मदद से बंगाल की खाड़ी में तेल और गैस की खोज में जुटा है। इसके लिए उसने चीन के साथ डील की है, जिसके तहत मई 2023 तक चीन का ये जासूसी जहाज बंगाल की खाड़ी में तेल और गैस की खोज करेगा। लेकिन समंदर में चीनी जहाज के तैनात होते ही भारत चौकन्ना हो गया, क्योंकि चीन का जासूसी जहाज जिस जगह खड़ा है वहां से कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह से होने वाले कारोबार को खतरा हो सकता है। पिछले साल अगस्त में चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा के पास जासूसी जहाज योनवंग 5 को तैनात किया था, जिसका मकसद दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकानों की जासूसी करना था। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पहाड़ खिसकने से कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई।
हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन नेशनल हाईवे पर लगातार पहाड़ से पत्थर गिरने से अफरा तफरी मच गई। लोग पत्थरों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। जब पहाड़ों से पत्थरों का गिरना बंद हुआ, उसके बाद नेशनल हाईवे को दोबारा खोला गया। उधर खबर है कि भारत अब रूस में अपना एक शहर बसाने की तैयारी में है। बताया गया कि बीते हफ्ते रूस के एक मंत्री भारत आए थे, जिनके आगे भारत ने अपनी ये इच्छा जाहिर की। भारत की कोशिश को प्रधानमंत्री की एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस भी चाहता है कि भारत के साथ उसकी दोस्ती और गहरी हो और भारत रूस के व्लादिवोस्तोक शहर के पास अपनी सैटेलाइट सिटी बनाए। मतलब कि वो वहां अपना मेन कंटेनर टर्मिनल, बंदरगाह, सड़कें और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे और उसके आसपास लोगों को बसाए। भारत को चाहता है रशिया कि वो फार ईस्ट में वहां पर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे। व्लादिवोस्तोक रूस के एकदम पूर्वी छोर पर बसा शहर है। वो प्रशांत महासागर में रूस का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत की कोशिश चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक रूट बनाने की है। अगर ये बन गया तो ये भारत रूस के बीच व्यापार का शॉर्टकट साबित होगा। और तो और व्लादिवोस्तोक में गैस का भंडार भी है, यानी अगर व्लादिवोस्तोक के पास भारत अपनी सैटेलाइट सिटी बना लेता है तो ये उसके लिए मुनाफे का सौदा होगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस डील के जरिए रूस भारत का साथ लेकर चीन को ठिकाने लगाने की कोशिश में भी है, क्योंकि भले ही रूस और चीन अपनी दोस्ती की दुहाई देते न थक रहे हों, लेकिन अंदर की बात यह है कि व्लादिवोस्तोक शहर रूस और चीन के बीच शांत पड़े उस ज्वालामुखी की तरह है जो जितनी देर में फटेगा उतना लावा उगलेगा। क्योंकि चीन के लोगों का मानना है कि व्लादिवोस्तोक पहले चीन का ही हिस्सा था, जिसे रूस ने 1860 में हथिया लिया था। अब माना जा रहा है कि रूस को यह डर है कि कल को जब चीन अमेरिका से हिसाब बराबर कर लेगा तो वो देर सवेर व्लादिवोस्तोक शहर पर भी अपना हमला बोलेगा और रूस के लिए उससे अकेले निपटना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए वो भारत का साथ चाहता है। इधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन तक बढ़ा दी। सीबीआई ने कोर्ट में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उधर पुतिन ने मान लिया कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। यह दावा रूस की न्यूज एजेंसी टैस ने किया और पुतिन के रूस की अर्थव्यवस्था से जुड़े इस बड़े बयान की जानकारी दी, जिसने जाहिर कर दिया कि पश्चिमी देशों के बैन ने रूस की कमर तोड़ दी। और ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद पुतिन ने मानी। कम से कम रूस की न्यूज एजेंसी टैस का तो यही दावा है, जिसने जानकारी दी कि पुतिन ने रूस की अर्थव्यवस्था से जुड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने माना कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसका असर इस कारोबारी साल में दिख सकता है। जबकि इससे पहले पुतिन ये बात खुलकर मानने से बचते रहे हैं। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, क्योंकि शायद ही किसी ने सोचा था कि पिछले साल 24 फरवरी को शुरू हुई जंग इतनी लंबी चलेगी और यूक्रेन की सेना रूस की सेना के सामने खड़ी रह पाएगी। लेकिन एक साल से अधिक हो गया और जंग जारी है। इस बीच पश्चिमी देशों ने रूस पर 11,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए और रूस के $300 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 24 लाख करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने रूस से तेल आयात पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए, जिसकी वजह से पिछले साल रूस में आर्थिक मंदी का दौर आने का दावा किया गया। दुनिया के देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF का मानना है कि आने वाला कारोबारी साल रूस के लिए पिछले साल से ज्यादा बुरा होगा। लेकिन रूस ने इन सारी भविष्यवाणियों को मानने से इनकार कर दिया था। पुतिन ने पहले कभी नहीं माना कि आने वाला कारोबारी साल रूस के लिए बुरी खबर लेकर आएगा। उल्टा उन्होंने बयान दिया था कि जंग के बाद रूस की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, क्योंकि रूस को पूर्व और दक्षिण के देशों का साथ मिला, जिनमें चीन और अफ्रीकी देश शामिल हैं। खासकर चीन, जिसने रूस से तेल और गैस का आयात किया और उसे डॉलर का विकल्प दिया। लेकिन रूस की न्यूज एजेंसी का यह नया दावा रूस में आने वाली आर्थिक मंदी की ओर संकेत दे रहा है, क्योंकि पुतिन ने इस बार खुलकर माना कि पश्चिमी देशों का बैन रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का दे सकता है। इससे पहले रूस के ही एक बड़े उद्योगपति ने बयान दिया था कि नए कारोबारी साल में रूस के सारे पैसे खत्म हो सकते हैं। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संसद सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने मशाल रैली की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें राहुल गांधी को समर्थन देने बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता पहुंचे। मशाल रैली के खत्म होने के बाद सभी बड़े नेताओं ने भाषण देना शुरू किया, लेकिन जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भाषण देने लगे, उस वक्त मंच पर क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच गए और फिर मंच अचानक टूट गया। इसके बाद जो हुआ, सिर्फ 3 मिनट के ब्रेक के बाद भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अलग अलग मुकदमों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई।
उधर ईरान के मीडिया ने दावा किया कि ओमान की खाड़ी में घुसे अमेरिकी विमान को ईरान की सेना ने खदेड़ दिया। पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी में अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना ने मिलकर ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले ईरान के कई जहाज पकड़े थे। अमेरिका का आरोप है कि उन जहाजों के जरिए ईरान यमन में हूथी विद्रोहियों के लिए हथियार भेज रहा था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान अक्सर ओमान की खाड़ी के रास्ते ही हूथी विद्रोहियों तक हथियार पहुंचाता है और इसलिए वहां अमेरिका ने नजर रखने के लिए गश्त बढ़ा दी। ईरान के मीडिया का दावा है कि अमेरिका का एक टोही विमान EP-3E ईरान की हवाई सीमा में घुस आया, जिसके बाद ईरान की सेना ने उसे चेतावनी दी। ईरान के मीडिया का दावा है कि चेतावनी मिलने के बाद अमेरिका का ये टोही विमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लौट गया। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान के इस दावे की पुष्टि नहीं की गई। इधर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। लगातार हो रही बर्फबारी से वहां के कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया, जिससे कई इलाकों में ठंड बढ़ गई। मनाली से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। पेड़, मकान और पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके दिखे। वहीं बर्फबारी के बीच कुछ लोग मस्ती करते भी नजर आए। उधर फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तारीख तय हो गई, जिसके बाद रूस के मीडिया में फिनलैंड को सबक सिखाने की मांग उठने लगी। तुर्की की संसद में फिनलैंड को नेटो में शामिल करने से जुड़ा बिल पास हो चुका है और उसके नेटो का 31वां सदस्य बनने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन इस ऐलान से रूस में हड़कंप मच गया। वहां के मीडिया में यह बहस का मुद्दा बन गया, जिसमें वैसी ही भाषा का इस्तेमाल किया गया जैसी यूक्रेन के लिए इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि रूस के न्यूज चैनल ने फिनलैंड को यूक्रेन की तर्ज पर मुक्ति देने की हिमायत की। चर्चा में कहा गया कि जिस तरह से यूक्रेन को नाज़ी विचारधारा से मुक्ति दी जा रही है, वैसी ही कोशिश फिनलैंड में भी होनी चाहिए। यानी रूस के मीडिया में फिनलैंड का हश्र यूक्रेन जैसा करने की मांग उठी। चर्चा के दौरान पुतिन का नेटो से जुड़ा एक बयान भी चलाया गया, जिसमें वो नेटो के काम करने के तरीके पर बात करते दिखे और उन्होंने आरोप लगाया कि नेटो अपने विस्तार के लिए नाज़ी विचारधारा फैला रहा है। उन्होंने दावा किया कि अपने पांव फैलाने के लिए नेटो चालें चलने पर उतारू हो चुका है। Запад начинает строить новую ось наподобие той, которая была создана। मतलब पुतिन नेटो की तुलना हिटलर की सोच और काम करने के तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि तानाशाह हिटलर जोर जबरदस्ती के दम पर कुछ भी करवाने के लिए बदनाम था और पुतिन की माने तो नेटो भी वही कर रहा है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तारीख पक्की होते ही पुतिन का ये बयान चर्चा में आ गया, क्योंकि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है और वो नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है। यानी नेटो रूस के पड़ोस में पहुंचने वाला है, क्योंकि फिनलैंड और रूस करीब 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। मतलब फिनलैंड पश्चिमी यूरोप में नेटो का सबसे बड़ा ठिकाना बनने का दम रखता है। रूस के साथ सीमा साझा करने की वजह से उस पर भी अगला यूक्रेन बनने की तलवार लटक रही थी, क्योंकि खुद रूस के मीडिया में फिनलैंड को यूक्रेन की तरह मुक्ति देने की बातें कही गई, या यूं कहें कि पुतिन फिनलैंड को अगला यूक्रेन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि नेटो का विस्तार एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात होते ही पुतिन का पारा चढ़ जाता है। इसी चक्कर में उन्होंने यूक्रेन में खून की नदियां बहा दी। और फिनलैंड तो कुछ घंटों में नेटो का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि उधर तुर्की की संसद में फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से जुड़ा बिल पास हो गया। तुर्की वो आखिरी देश था जिसकी वजह से फिनलैंड की नेटो सदस्यता पर पेच फंसा था, क्योंकि फिनलैंड ने कुर्द लड़ाकों को आतंकी का दर्जा नहीं दिया था। तुर्की को शक था कि फिनलैंड से उन्हें हथियार भी दिए जाते हैं। यही वजह रही कि एर्दोआन ने फिनलैंड से कहा कि वो उन्हें भरोसा दिलाए, और जब उन्हें यकीन हो गया कि फिनलैंड ने अपना वादा निभा दिया है तो वो मान गए। लेकिन तुर्की के इस फैसले ने पुतिन का मूड खराब कर दिया। रूस ने तो यूरोप में एक और जंग के संकेत भी देने शुरू कर दिए, यानी फिनलैंड में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि पुतिन गुस्से में है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इजराइल ने सीरिया के एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। जानकारी इजराइल की सेना ने दी है। उसने दावा किया कि एक अनजान एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे शूट कर दिया गया। हालांकि उसने ये माना कि सीरिया का लड़ाकू विमान किसी तरह का खतरा पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा था और उसने सावधानी बरतते हुए उसे शूट किया। इससे पहले इजराइल ने सीरिया के होम्स प्रांत समेत कई इलाकों पर हवाई हमले कर दिए। उसने वहां सुबह सुबह कई जगहों पर बम बरसाए। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में इजराइल ने ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अफगानिस्तान से। वहां आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अब ईरान के आतंकियों को अपने संगठन में शामिल करने में जुट गया है, ताकि अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान को चुनौती दी जा सके। पिछले कई महीनों से ISKP के आतंकियों ने तालिबान की नाक में दम कर रखा है। उसके आतंकी लगातार तालिबान के लड़ाकों को निशाना बना रहे हैं। यहां तक कि कुछ हफ्ते पहले ISKP ने एक आत्मघाती हमला कर बल्ख प्रांत के गवर्नर की हत्या भी कर दी थी, जिसके बाद तालिबान चुन चुनकर ISKP के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन इस आतंकी संगठन ने तालिबान के आगे हार नहीं मानी। उल्टा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ISKP ने ईरान के आतंकियों को अपने संगठन में शामिल करना शुरू कर दिया, जो अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में रहकर आत्मघाती हमलावरों की मदद करते हैं। और सबूत के तौर पर तालिबान ने ईरान में रहने वाले आतंकी ऐनुद्दीन उर्फ मोहम्मद का एक वीडियो भी जारी किया।
तालिबान का आरोप है कि अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में आईएसकेपी के आत्मघाती हमलावर को इसी ने मदद पहुंचाई थी। उस आत्मघाती हमले में वहां के तालिबानी गवर्नर की मौत हो गई थी। जो वीडियो जारी किया गया उसमें ईरान का ये आतंकी आत्मघाती हमलावर के साथ एक इमारत में जाता दिखाई दिया। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में आतंकी ऐनुद्दीन कुछ लोगों के बीच कुर्सी पर बैठा नजर आया। तालिबान का दावा है कि पूछताछ में इसने लोगों से भरी एक बस को भी निशाना बनाने की बात मानी है और बस पर हुए उस आतंकी हमले की वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी। तालिबान का दावा है कि आतंकी ऐनुद्दीन उर्फ मोहम्मद अफगानिस्तान के बामियान प्रांत का रहने वाला है और उसे करीब 2.5 साल पहले ईरान में आईएसकेपी ने अपने संगठन में शामिल किया था। तालिबान का आरोप है कि आतंकी ऐनुद्दीन ने अप्रैल 2022 में एक शिया मस्जिद पर हमला करने के लिए आईएसकेपी को जानकारी दी थी। इसके अलावा उत्तरी अफगानिस्तान में आईएसकेपी के कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने में ये अपनी भूमिका निभा चुका है। हालांकि कुछ रोज पहले तालिबान ने इसे एक ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार कर लिया था। आईएसकेपी के आतंकी ऐनुद्दीन की गिरफ्तारी को तालिबान बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, क्योंकि उनका दावा है कि ये अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में कई बड़े हमलों को अंजाम देने की फिराक में था। इस बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईरानी आतंकियों के हमले में पाकिस्तान के 4 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक यह हमला 1 अप्रैल को किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के ये चारों सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक बलूचिस्तान प्रांत में ईरान सीमा के नजदीक आतंकियों के एक गुट ने घुसपैठ की और वहां पेट्रोलिंग कर रहे 4 पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला कर दिया। ईरान और पाकिस्तान के बीच 900 किलोमीटर की लंबी सीमा है। इसी वजह से पाकिस्तान ने इस हमले पर कड़ी आपत्ति जताई और ईरान से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की, ताकि फिर ऐसी घटना न हो सके। हालांकि इस इलाके में ज्यादातर बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विद्रोही हमलों को अंजाम देते रहे। इसी साल जनवरी में वहां धमाका हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संसद सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने मशाल रैली की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें राहुल गांधी को समर्थन देने बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता पहुंचे। मशाल रैली के खत्म होने के बाद सभी बड़े नेताओं ने भाषण देना शुरू किया, लेकिन जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भाषण देने लगे, उस वक्त मंच पर क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच गए और फिर मंच अचानक टूट गया। इसके बाद तो मंच पर मौजूद सभी नेता एक दूसरे पर गिर पड़े और वहां अफरा तफरी मच गई। मंच से गिरे नेताओं को बचाने के लिए लोग दौड़ने लगे। इसमें कुछ नेताओं को एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत ये रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। उधर खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल की तलाश के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने भारत और नेपाल की सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी। अमृतपाल 18 मार्च से ही फरार है। उसकी तलाश में कई राज्यों की पुलिस जुटी है और इस काम में नेपाल के सुरक्षा बल की भी मदद ली जा रही है, ताकि अगर अमृतपाल सीमा के नजदीक के इलाकों में दिखे तो तुरंत पकड़ा जा सके। यूपी के सिद्धार्थ नगर से सामने आई तस्वीर में दिखा कि वहां कड़ी जांच के साथ ही जगह जगह अमृतपाल की तस्वीरें भी लगाई गई। इस बीच राहुल गांधी ने सूरत की निचली अदालत के फैसले को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद अदालत से उन्हें जमानत मिल गई। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। यानी सेशंस कोर्ट ने भी राहुल को जमानत दे दी। हालांकि उनकी सजा पर रोक नहीं लगी और इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। मतलब कि सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराने के मामले में राहुल को किसी तरह की राहत नहीं मिली। प्रधानमंत्री के सरनेम वाले बयान पर सूरत की निचली अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने राहुल को 30 दिन की जमानत दे दी थी, जिसके 11 दिन बाद राहुल ने सेशंस कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी, जिसके लिए वो प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ सूरत पहुंचे। राहुल की पैरवी के लिए वकीलों की लंबी चौड़ी टीम भी पहुंची, जिसने जमानत की अर्जी पहले ही दाखिल कर दी थी। इधर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े यासीन भटकल समेत 11 लोगों पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के आरोप तय कर दिए। और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट के मुताबिक यासीन भटकल के मोबाइल चैट से सूरत में बम धमाके की प्लानिंग के बारे में पता चलता है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सोवियत दौर की खुफिया एजेंसी केजीबी रूस में एक बार फिर एक्टिव हो गई है। दावा है कि पश्चिमी देशों के बड़े अफसरों से खुफिया जानकारी चुराने के लिए मॉस्को के करीब गुपचुप तरीके से एक ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें जवान लड़कों और लड़कियों को जासूसी सिखाई जा रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस ट्रेनिंग के लिए खास तौर से उन लोगों को चुना गया है जो देखने में बेहद खूबसूरत और बातचीत की कला में माहिर हैं। दावा है कि केजीबी रूस के अलग अलग इलाकों से चुनकर ऐसे कई लड़कों और लड़कियों को जासूसी के गुर सिखा रही है, जिसमें उन्हें विदेशी लोगों से दोस्ती बढ़ाने के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं, ताकि ट्रेनिंग के बाद वो पश्चिमी देशों के अधिकारियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे खुफिया जानकारियां निकलवा सके। सोवियत संघ के टूटने के बाद केजीबी को दिसंबर 1991 में ही बंद कर दिया गया था, लेकिन दावा है कि मुश्किलों में फंसे पुतिन ने एक बार फिर केजीबी को एक्टिव कर दिया है। इधर पंजाब के मानसा में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे और उनके माता पिता से मुलाकात की।
जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। परिवार से मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया से बात करते हुए मूसेवाला की हत्या के लिए पंजाब सरकार को निशाने पर लिया। ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ कमी क्यों की? नवजोत सिंह सिद्धू ने गैंगस्टरों का भी राजनीतिक इस्तेमाल किए जाने का सवाल उठाया। उधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप के सरेंडर से पहले ही न्यूयॉर्क शहर में मौजूद मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट को किले में बदल दिया गया। इसी अदालत ने 31 मार्च को पॉर्न स्टार केस में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर आपराधिक केस चलाने का फैसला किया था और यह आदेश दिया था कि ट्रंप कोर्ट में 4 अप्रैल को सरेंडर कर दें। खबर के मुताबिक ट्रंप के सरेंडर से पहले ही न्यूयॉर्क शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट के आसपास बड़े बड़े बैरियर लगा दिए गए। साथ ही कोर्ट तक आने जाने वाली कई सड़कों को पूरी तरह बंद कर दिया गया, क्योंकि न्यूयॉर्क प्रशासन को इस बात की आशंका है कि ट्रंप के कोर्ट पहुंचते वक्त उनके समर्थक हंगामा कर सकते हैं। कुछ रोज पहले ही ट्रंप ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। उस वक्त उन्होंने अपने समर्थकों को उकसाते हुए उनसे सड़क पर उतरने की अपील भी की थी। और माना जा रहा है कि उनके समर्थक अगर बड़ी संख्या में कोर्ट के बाहर जुट गए तो फिर उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मैनहट्टन कोर्ट के आसपास के एक बड़े इलाके में पुलिस के जवानों की भारी तैनाती कर दी गई, क्योंकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कोर्ट ने ट्रंप को मंगलवार यानी 4 अप्रैल को सरेंडर करने का आदेश दिया था और खबर है कि वो तय वक्त पर ही सरेंडर के लिए कोर्ट पहुंचेंगे, जहां उन पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे देने के मामले में केस चलाया जाएगा। आरोप है कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान ट्रंप ने स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 करोड़ रुपए दिए थे, क्योंकि एक चैनल को दिए इंटरव्यू में स्टॉर्मी डैनियल्स ने दावा किया था कि 2006 में ट्रंप ने उनके साथ यौन संबंध बनाए थे और आरोप है कि उनका मुंह बंद रखने के लिए ही ट्रंप ने पैसे दिए थे ताकि चुनावों में उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस एक IAS अफसर के कुत्ते की तलाश में जुट गई। लापता कुत्ते की फोटो वाले पोस्टर जगह जगह लगाए गए और उसके बारे में जानकारी देने पर इनाम की घोषणा की गई। बताया गया कि दिल्ली में तैनात IAS अधिकारी के 2 कुत्ते कार के जरिए रायपुर से लाए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कार सवार लोग जब खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुके तभी दोनों कुत्ते भाग निकले। रास्ते में दिल्ली जाते समय खाना खाते समय वो कुत्ता गाड़ी से निकल गया था। हालांकि तलाश करने पर एक कुत्ता तो मिल गया, लेकिन दूसरे का पता नहीं चल सका। उधर इजराइल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बढ़ी हिंसा का ठीकरा ईरान पर फोड़ दिया। बीते कुछ वक्त से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच काफी लड़ाई हो रही है। ऐसे में वेस्ट बैंक के दौरे पर पहुंचे इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि ईरान वेस्ट बैंक में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश में लगा है ताकि वो वहां हिंसा भड़काकर इजराइल के लिए मुसीबत खड़ी कर सके। लेकिन इसके साथ ही इजराइल ने ये चेतावनी भी दे डाली कि ईरान चाहे जितना चाह ले, इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान हमेशा से इजराइल का वजूद मिटाने की साजिश रचने में लगा रहा है, लेकिन इजराइल ने न कभी उसकी साजिश साकार होने दी है और न कभी होने देगा। इस बीच पेरू के सेंट मार्टिन में एक ग्रेजुएशन पार्टी में डांस फ्लोर गिर गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ छात्र डांस फ्लोर पर नाचते दिखाई दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी डांस फ्लोर अचानक गिर गया और उस पर डांस कर रहे छात्र नीचे जा गिरे। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। घटना में कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर सूत्र बता रहे हैं कि फ्रांस ने प्रधानमंत्री को इसकी सालाना बस्तिये डे परेड में शामिल होने का न्योता दिया है। हालांकि अब तक ये पक्का नहीं है कि प्रधानमंत्री फ्रांस जाएंगे या नहीं, क्योंकि इस साल प्रधानमंत्री कई देशों के दौरे पर जाने वाले हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इसी व्यस्त कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री को फ्रांस की सालाना बस्तिये डे परेड में शामिल होने का न्योता मिला। ये परेड हर साल 14 जुलाई को पेरिस में होती है, जिसमें फ्रांस की सेना अपनी ताकत दिखाती है। 1789 को इसी तारीख को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसी वजह से 14 जुलाई को फ्रांस की सेना अपनी ताकत दिखाती है। फ्रांस में ये परेड वैसी है जैसी भारत में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड, और प्रधानमंत्री को इसी में शामिल होने का न्योता मिला। और अगर उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया तो वो 14 जुलाई के आसपास फ्रांस के दौरे पर होंगे। और उनके व्यस्त कार्यक्रमों में एक और कार्यक्रम जुड़ जाएगा, क्योंकि मई में प्रधानमंत्री जापान जाने वाले हैं, जहां उनकी और जापान के पीएम फुमियो किशिदा की मुलाकात होगी। जिसके बाद जून में वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, जहां वो क्वाड समिट में शामिल होंगे। और सूत्र बता रहे हैं कि जुलाई में प्रधानमंत्री को फ्रांस से न्योता मिला है। पीएम को यह न्योता ऐसे समय में मिला है जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का भारत दौरा रद्द हुआ, जिसकी वजह फ्रांस में चल रहे विरोध को माना जा रहा है। मैक्रों के भारत दौरे की घोषणा पिछले साल अक्टूबर में ही हो गई थी। पिछले महीने G20 देशों की बैठक में शामिल होने आई फ्रांस की विदेश मंत्री ने भी दोनों देशों की दोस्ती की तारीफ की थी और बयान दिया था कि दोनों देशों के रिश्ते नए स्तर पर ले जाने का समय आ गया है। जिसके बाद ये खबर आई कि प्रधानमंत्री को फ्रांस की बस्तिये डे परेड में आने का न्योता दिया गया है। इस बीच अमेरिका के अलाबामा में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर एक यात्री को एयरलिफ्ट करने के लिए उड़ा था और इसी दौरान जंगल के एक इलाके में क्रैश कर गया। हेलीकॉप्टर में मेडिकल टीम के कुल 3 लोग सवार थे, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे वाली जगह पर पहुंचकर पुलिस ने फौरन जांच शुरू कर दी।
इधर बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री संत तुकाराम के बाद साईं बाबा पर बयान देकर घिर गए। उनके बयान पर गुस्साए लोगों ने शिरडी में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीरों में आग लगाकर विरोध जताया। शिरडी में प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री का बैनर ले रखा था, जिस पर बनी धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर पर काले रंग से क्रॉस का निशान बनाया गया था। इस दौरान वहां धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए गए। असल में धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने साईं बाबा पर विवादास्पद बयान दिया था। साईं भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी नाराजगी जताई। महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री संत तुकाराम पर भी विवादास्पद टिप्पणी कर चुके हैं, जिस पर उन्हें सफाई भी देनी पड़ी थी। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में बलेश्वर झूलेलाल मंदिर परिसर में अवैध कब्जे को हटाया गया। पिछले हफ्ते इस मंदिर में बावड़ी गिरने से 36 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बलेश्वर झूलेलाल मंदिर परिसर में अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बना हुआ था जो प्रॉपर विधि अनुसार नहीं था, उस पूरे कंस्ट्रक्शन को हटा दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान वहां प्रशासन के बड़े अधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद रहे ताकि किसी तरह का कोई बवाल होने पर उसे वक्त रहते संभाला जा सके। इस बीच रूस की धमकियों की परवाह किए बिना नेटो के सदस्य देश पोलैंड ने अपनी ताकत दिखाई। वहां के सैनिकों ने हाल ही में दक्षिण कोरिया से मिले टैंकों और तोपों के साथ अभ्यास किया, जिससे पोलैंड पर पुतिन और भड़क सकते हैं, क्योंकि रूस के खिलाफ उसने यूक्रेन की खुलकर मदद की है, जिससे नाराज पुतिन कई बार पोलैंड को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। लेकिन इन्हीं धमकियों के बीच दक्षिण कोरिया से हाल ही में आई तोपों और ब्लैक पैंथर टैंकों के साथ उसके सैनिकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। पोलैंड के ट्रेनिंग वाले इलाके में गरजती तोपों ने युद्ध जैसा माहौल बना दिया। वहां दक्षिण कोरिया से मिली तोप, टैंक और रॉकेट लॉन्चर कतार में खड़े नजर आए। इस सैन्य अभ्यास को देखने के लिए खुद पोलैंड के राष्ट्रपति वहां पहुंचे। Właśnie budowanie polskich sił zbrojnych w taki sposób, aby पुतिन की धमकियों के बाद पिछले साल अगस्त में ही पोलैंड ने दक्षिण कोरिया के साथ टैंक, तोप, रॉकेट लॉन्चर और लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए बड़ी डील की थी। इधर हरियाणा के रोहतक जिले में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसमें कई गांवों से पहुंचे किसानों ने हिस्सा लिया और बारिश से खराब हुई फसल के बदले मुआवजे की मांग की। गेहूं की खराब बालियों के साथ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने डीएम से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया, जिससे नाराज होकर वो सड़क पर बैठ गए। फसल खत्म होने में आना पड़ा है। मार्च महीने में हुई बारिश से गेहूं, चना और सरसों की फसलें खराब हो गईं, जिसके लिए किसानों ने 50,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की मांग की। उधर पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन जापान और पाकिस्तान को भारत की तरह सस्ता तेल देने के लिए तैयार हो गए, जबकि यूक्रेन जंग में जापान जेलेंस्की के साथ खड़ा है। वहीं कई बार ये खबरें भी आ चुकी हैं कि रूस को रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिक पाकिस्तान का हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूस ने पाकिस्तान के साथ साथ जापान को भी सबक सिखाने की धमकी दी थी। उस दौरान पुतिन ने पाकिस्तान के कई बार गिड़गिड़ाने के बाद भी उसे सस्ता तेल देने से इनकार कर दिया था, जबकि कंगाल हो चुका पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। विदेश से तेल नहीं खरीद पाने की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत आसमान पर पहुंच गई। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि पुतिन पाकिस्तान को तेल बेचने के लिए तैयार हो गए हैं, और वो भी भारत की तरह सस्ते दाम पर। मतलब पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल खरीदने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ की सरकार अगले महीने रूस से कच्चा तेल लेने के लिए अपना पहला ऑर्डर भी दे देगी। इसके लिए पाकिस्तान एक कंपनी बनाने की तैयारी में है, जिसका काम सिर्फ रूस के तेल को पाकिस्तान की रिफाइनरियों तक पहुंचाना होगा। पाकिस्तान के अलावा जापान ने भी रूस से सस्ता तेल खरीदने की बड़ी डील की है, जबकि यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। रूस के कच्चे तेल पर $60 प्रति बैरल यानी भारतीय रुपए में 5,000 का कैप भी लगा रखा है। मतलब रूस इससे ज्यादा की कीमत पर कच्चा तेल नहीं बेच सकता, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाते हुए जापान ने इससे ज्यादा कीमत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने की डील की है, जिससे अमेरिका को तगड़ा झटका लगा। इधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में गाली गलौज करने के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुद को पीएमओ अधिकारी का रिश्तेदार बताया और आरोप है कि वो पुलिस को फोन कर गाली गलौज करने लगा। इस तरह की भाषा भी यूज की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि डोनेस्क में रूस की भीषण गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग जख्मी हो गए। यूक्रेन की ओर से रूसी हमले का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें हर तरफ रूस के हमले से हुई तबाही के निशान दिखे। एक घर पूरी तरह बर्बाद हो गया तो उसके करीब की कई ऊंची इमारतों पर भी रूसी हमले के निशान नजर आए। इस इलाके में खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा।
घर के बाहर जमीन पर हमले में मारे गए लोगों के शव पड़े थे, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने उठाया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने यह हमला एक रिहायशी इलाके में किया, जिससे कि जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक युद्ध की शुरुआत से अब तक पूरे डोनेस्क क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इधर जम्मू के सांबा जिले में पुलिस ने हथियारों की खेप बरामद की। पुलिस का दावा है कि इन हथियारों को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराया गया, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और तलाशी के दौरान पीले रंग का पैकेट झाड़ियों के पास मिला, जिसमें चीन में बनी 3 पिस्तौल, 6 मैगजीन, 4 ग्रेनेड और 48 कारतूस बरामद हुए। 3 पिस्टल्स निकले हैं, चाइनीज पिस्टल्स, एक स्पेयर मैगजीन है, टोटल 6 मैगजीन हैं, 3 पिस्टल हैं और 4 ग्रेनेड हैं। हथियार मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में सख्ती बढ़ा दी। पाकिस्तान की सीमा के पास इस इलाके में पहले भी ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियार बरामद हो चुके हैं। इस बीच अमेरिका पर मौसम फिर मौत बनकर टूट पड़ा। बर्फीले तूफान, बारिश और बाढ़ के बाद अब वहां के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में बवंडरों ने धावा बोल दिया और 32 लोगों की जान चली गई। क्योंकि अमेरिका में एक आध बवंडर नहीं आया, बल्कि उनकी गिनती 50 से ज्यादा रही। इसके बाद तो अमेरिका के डेलावेयर राज्य से जो तस्वीरें देखने को मिली, उनमें हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आई। ऐसा लगा जैसे बवंडर नहीं, बम ब्लास्ट हुआ हो। पेड़ जमीन से उखड़े दिखे, मकानों का मलबा बना नजर आया, उनकी एक ईंट तक नहीं बची थी। इधर दिल्ली में हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला को गोली लग गई। पड़ोस के एक घर में बच्चे का जन्म होने पर जश्न मनाया गया और हर्ष फायरिंग हुई, जिसे देखने के लिए वो महिला तीसरी मंजिल पर अपनी बालकनी में खड़ी थी और नीचे गली में जश्न के दौरान एक आदमी ने 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 गोलियां तो आसमान में गईं, लेकिन एक गोली बालकनी में खड़ी महिला की गर्दन में लग गई, जो अस्पताल में भर्ती है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। इस बीच अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिससे उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भड़क गए। क्योंकि दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं ने जो अभ्यास शुरू किया, वो खासतौर से समंदर में पनडुब्बियों पर बढ़ते मिसाइल खतरों से निपटने के लिए है। हाल ही में उत्तर कोरिया की ओर से दावा किया गया था कि उसकी सेना ने एक ऐसा न्यूक्लियर ड्रोन तैयार किया है जो सुनामी लाने के साथ दुश्मनों के बंदरगाहों को आसानी से तबाह कर सकता है। इसी के साथ अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया ने एक साथ मिलकर नौसेना का अभ्यास शुरू कर दिया और ये सैन्य अभ्यास अगले 2 दिन तक दक्षिण कोरिया के समंदर में चलेगा, जिससे किम जोंग इन चिढ़े हुए हैं। उधर युद्ध के मैदान में रूस एंटी टैंक मिसाइलों से लैस नया हथियार मारकर UGV उतारने वाला है। UGV यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल को रिमोट की मदद से कंट्रोल किया जाता है, जो पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिले टैंकों के लिए काल बन सकता है। युद्ध के मोर्चे पर इसके तैनात होने से ब्रिटेन के चैलेंजर और जर्मनी के लेपर्ड 2 जैसे टैंकों की खैर नहीं होगी, क्योंकि मार्कर UGV रूस की सबसे खास एंटी टैंक मिसाइल कॉर्नेट से लैस है, जिसमें 5 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी बख्तरबंद गाड़ी या टैंक को बर्बाद करने की ताकत है, जिसके किसी भी टारगेट का बचकर निकल जाना नामुमकिन है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाला मार्कर UGV अपने देश और दुश्मन देश की गाड़ियों की पहचान कर उन पर हमले कर सकता है। मार्कर UGV अभी परीक्षण के दौर में है, लेकिन जल्द ही इसे यूक्रेन युद्ध में उतारा जा सकता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारत के पहले मल्टी आर्ट सेंटर नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन के लिए नीता अंबानी को बधाई दी। 31 मार्च को इस कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया गया था। इस मौके पर आयोजित समारोह में देश विदेश की कई हस्तियों ने शिरकत की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन में शामिल नहीं हो सके थे, जिसके बाद उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने नीता अंबानी की तारीफ करते हुए उन्हें कल्चरल सेंटर के सफल उद्घाटन के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि अंबानी परिवार की ओर से विश्व स्तर पर भारत की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने पर उन्हें गर्व महसूस हुआ। भारतीय संस्कृति और कला को नए रंग में दर्शाने वाले इस कल्चरल सेंटर को उद्घाटन के बाद ही दर्शकों के लिए खोल दिया गया था। वहीं सौगात की एक बात कही प्रेम ने, बंद है गोद्वार कारागर का, पर झरोखों से हवा आने लगी। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।